द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? फर्स्ट कारण जो था, जो कि वर्साई की संधि है। वर्साई की संधि, जिसे कि आरोपित संधि भी कहा जाता है, और इसे वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह भी कहा जाता है। गर्भगृह क्यों कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी, जब वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित की गई थी, और ये कब आरोपित की गई थी, कब साइन किया गया था वर्साई की संधि? 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई थी। 28 जून 1919 को जब हस्ताक्षरित हुई जर्मनी पर वर्साई की संधि आरोपित की गई, तब जर्मन प्रतिनिधि जो थे इस संधि को लागू करने के संदर्भ में कोई विचार अपना नहीं सके, क्योंकि जर्मनी की जनता इससे बहुत आक्रोशित थी, क्योंकि ये जो संधि थी इसमें बहुत सी कठोर शर्तें जर्मनी के ऊपर लाद दी गई थी। वर्साई की संधि में कौन सी शर्तें थी ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहला कारण तो आरोपित संधि, यानी कि वर्साई की संधि, जो कि गर्भगृह बना द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, इन देशों का घमंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये जो देश थे वो एशिया यूरोप के जो देश थे वो अफ्रीका और एशिया के लगभग सभी देशों को अपना उपनिवेश बना चुके थे, यानी कि गुलाम बना लिए थे। और अपना उपनिवेश बनाने के कारण इन सभी देशों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक। और इन सभी देशों में स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता का आंदोलन जो था वो चरम पर था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत स्पष्ट थे। यूरोप के विभिन्न देश प्रथम विश्व युद्ध से हुई अपनी तबाहियों और बर्बादियों की क्षतिपूर्ति करने में लगे हुए थे। कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो प्रथम विश्व युद्ध से पराजित होने के कारण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने तक संपूर्ण एशिया, अफ्रीका के विभिन्न देश यूरोपीय महाशक्तियों के उपनिवेश बन चुके थे, और उन उपनिवेशों में अब स्वतंत्रता की भावना अपनी चरम पर थी। द्वितीय विश्व युद्ध अनेक कारणों से लड़ा गया, जिनमें कि आरोपित संधि यानी कि वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है, जो कि हस्ताक्षरित हुई थी 28 जून 1919 को। जर्मन प्रतिनिधियों का संधि को लागू करने का कोई विचार नहीं था। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर विजयी राष्ट्रों की ओर से कठोर शर्तें लाद दी गई थी, और अपने देश के घोर अपमान के कारण जर्मनी की जनता वर्साई की संधि को स्वीकृति नहीं दे सकी, और उसने इस संधि पर हर तरह का विरोध किया, हर स्तर पर विरोध किया जर्मनी के लोगों ने, यानी जर्मन लोगों ने। और वर्साई की संधि को जर्मनी जैसे देश पर थोपना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ये यूरोप के अन्य देश नहीं भाप पाए थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देश थे। और प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने कभी सोचा नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर जैसे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का उद्भव होगा, और जो जर्मनी को नए सिरे से विकसित करेगा, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो वर्साई की संधि का उल्लंघन भी करेगा। तो ऐसा प्रथम विश्व युद्ध जीतने वाले राष्ट्र जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सभी राष्ट्र सोच नहीं पाए थे। यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया भी ऐसे राष्ट्र थे जो वर्साई की संधि से खुश थे। तो वर्साई की संधि को जर्मनी जैसे देश पर थोपना बहुत ही खतरनाक होगा, ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने सोचा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर जैसे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का उद्भव हुआ, जिसने जर्मनी का नए सिरे से विकास शुरू किया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिटलर ने वर्साई की संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया, और हिटलर की इस नीति ने संपूर्ण विश्व को एक युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया, जिसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। वर्साई की संधि के लागू होने से संपूर्ण विश्व 2 गुट में बंट गया। पहला गुट था ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का, जो वर्साई की संधि से खुश थे, हैप्पी थे।
और उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। इस गुट को परिवर्तन विरोधी कहा गया क्योंकि ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे जो संधि लागू है लागू रहे। इसके अलावा कुछ देश ऐसे थे जिन पर संधि थोपी गई थी, जैसे कि हो गया जर्मनी, जैसे कि हो गया इटली। मैप में देख सकते हैं, ये रहा इटली और ये रहा जर्मनी। ये जो देश थे ये किसी भी तरह से खुश नहीं थे क्योंकि इन संधि थोपी गई थी। स्पेशली जर्मनी और इटली जो है विजयी राष्ट्रों में था। इटली विजयी राष्ट्रों में था प्रथम विश्व युद्ध में। बावजूद इसके ये नाराज है विजयी देशों से क्योंकि इटली को कुछ खास प्राप्त नहीं हो पाया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देश जर्मनी और इटली अपने देश को संकट से उबारने के लिए विभिन्न विचारधारा एवं सिद्धांत को स्वीकार करते रहते थे और अपने देश के विकास और कल्याण के लिए जर्मनी और इटली दोनों देशों के नेता अपने देश की राजनीतिक प्रणालियों को असाधारण रूप से नैतिक बनाने के लिए पराधीन नहीं थे। अपने देश को सर्वोच्च गौरव प्राप्त कराना अन्य नेताओं का एकमात्र ध्येय बन गया था। जो भी नेता जर्मनी और इटली और जर्मनी में नए नए आ रहे थे, विचारधारा का मूल आधार और जीवन का नया मूल मंत्र जर्मनी और इटली को एक नई ऊंचाई पर लाना ये नए नेताओं का लक्ष्य बन गया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ये नए नेता ने नया संगत, नया विरोध, वैध या अवैध, उचित अथवा अनुचित में भेद करने की कोशिश नहीं की। साम दाम दंड भेद के लक्ष्य को प्राप्त करना अपना उद्देश्य माना। जर्मनी में हिटलर ने और इटली में मुसोलिनी ने। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन देशों को अपने पड़ोसी देशों पर या दूर के विरोधी देशों पर भी आक्रमण करना पड़ा और जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हुए और संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अवरुद्ध हुआ। पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, जिसे कि वर्साई की संधि के थ्रू थोपने की कोशिश की गई थी जर्मनी के ऊपर, शांति सम्मेलन में हर संभव प्रयास किया गया था कि भविष्य में कोई युद्ध न छिड़ पाए। इसलिए सभी राष्ट्रों ने इस बात पर प्रशय दिया कि किसी भी राष्ट्र के पास अधिक युद्ध सामग्री नहीं रहेगी। इस संधि को मनवाने के लिए कठोर शर्तें रखी गई और विजयी देशों ने जर्मनी पर और अन्य पराजित देशों को हथियार रखने से वंचित कर दिया और खुद ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रास्त्र इकट्ठे करने लगे। इन सारी बातों को देखते हुए संपूर्ण विश्व में नव आगंतुक नेताओं ने वर्साई और पेरिस की संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके प्रयत्न से वहां की जनता ने भी आंदोलन में प्रत्यक्ष सहयोग दिया। पराजित राष्ट्रों में जनता का इतना आक्रोश बढ़ गया कि उनके नेता अब बदला लेने की उनकी भावना को दबा नहीं सके और ऐसे में विश्व युद्ध का होना अपरिहार्य हो गया। जर्मनी की जनता ने कहा कि नहीं, जब सभी देश यूरोप के सभी देश अगर हथियार इकट्ठा कर रहे तो जर्मनी क्यों नहीं। तो जर्मनी भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। जर्मनी की शक्ति में हुई वृद्धि को देखकर यूरोप के अन्य देश आतंकित हो आत्मरक्षार्थ गुटों का निर्माण करने लगे। अब जर्मनी अपना हथियार इकट्ठा करने लगा तो सभी देश अपना इकट्ठा ग्रुप बनाने लगे और गुटों का निर्माण करने लगे। सर्वप्रथम फ्रांस ने इस दिशा में कदम उठाया और फ्रांस के इस दिशा में उठाए गए कदम के बाद तो फ्रांस ने क्या किया, सबसे पहले फ्रांस ने इस दिशा में कदम उठाया और उसने जर्मनी के चारों ओर जितने भी राष्ट्र थे उन सबको मिला के एक गुट बना लिया। तो जर्मनी के चारों ओर कौन कौन से राष्ट्र हैं, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया तो खैर जर्मनी के साथ ही है हर वक्त। क्रीज रिपब्लिक है और पोलैंड है। इन सबको मिलाकर फ्रांस ने एक गुट बना लिया और इस गुट के विरोध स्वरूप जो है जर्मनी और इटली, चूँकि जर्मनी और इटली दोनों ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुई संधि से नाराज थे, तो जर्मनी और इटली ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। जर्मनी और इटली द्वारा बनाए गए इस गुट में कुछ समय बाद एशिया का देश जापान भी शामिल हो गया और पहली बार किसी एशियाई देश ने यूरोपीय देश के युद्ध में बराबरी का हाथ बढ़ाया था और वो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यही गुटबंदी आगे चलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कहलाई। रोम यानी इटली की राजधानी,
बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, टोक्यो यानी जापान की राजधानी, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान यानी रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई ये वाला ग्रुप। जर्मनी ने वर्ष 1949 में रूस के साथ भी एक समझौता किया। जर्मनी, इटली के साथ जापान आया, अब रशिया के साथ भी 1939 में जर्मनी ने एक समझौता किया। अब इसके बाद ये ग्रुप, विनर ग्रुप क्यों पीछे हटता, फ्रांस, यूके और यूएसए का एक ग्रुप बन गया और इन देशों ने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जापान, जर्मनी और इटली का जो ग्रुप बना वो रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी इटली, जर्मनी और जापान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इन गुटबंदियों का नतीजा यह हुआ कि किसी भी देश को एक दूसरे पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि सभी ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, इसलिए यहाँ पे विश्वास की कमी हो गई। सभी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी सुरक्षा संदिग्ध करने में लगा दी। सभी एक दूसरे को संदिग्ध कर दृष्टि से देखने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में राष्ट्र संघ की निर्बलता की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। यहाँ राष्ट्र संघ जो थी, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था शांति की स्थापना करना और किसी भी युद्ध को रोकना, पर राष्ट्र संघ इसमें असफल रहा। परंतु द्वितीय विश्व को देखते ही यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा, क्योंकि राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से बना अगर वह पूर्ति कर पाता तो द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। सभी बड़े बड़े यूरोपीय देशों में निजी स्वार्थ की जो भावना उत्पन्न हुई, बड़े बड़े यूरोपीय देशों में निजी राष्ट्रीय स्वार्थ के कारण मतैक्य का नितांत अभाव हो गया। एक मत नहीं थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्र संघ की शक्तिशाली बनने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। सभी अपने अपने देश के बारे में, स्वार्थ के बारे में सोचने लगे, एक तरफ ग्रुप बनाने लगे और एक तरफ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र संघ को बड़े राष्ट्रों का जो निस्वार्थ सहयोग नहीं मिल सका और ये दुर्बल हो गया। राष्ट्र संघ की इस बिगड़ी हुई स्थिति के कारण मंचूरिया संकट हुआ, स्पेन में गृह युद्ध हुआ, इसके अलावे अबिसीनिया का आक्रमण हुआ, जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का उल्लंघन हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि राष्ट्र संघ जो थी वो एक कठपुतली संस्था थी। यानी राष्ट्र संघ की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि मंचूरिया संकट, स्पेन का गृह युद्ध, अबिसीनिया का आक्रमण और जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का उल्लंघन ये प्रतीक है राष्ट्र संघ के दुर्बलता का। राष्ट्र संघ एक कठपुतली संस्था थी जिसे जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे नचाले। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र संघ के प्रति विश्वास नहीं रहा और विश्व शांति की स्थापना के अपने उद्देश्य में वह पूर्णतः असफल रहा। राष्ट्र संघ की असफलता सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण भी बनी। इसके अलावे विश्व की में आर्थिक संकट जो है, विश्व का आर्थिक संकट वर्ष 1929 से वर्ष 1932 के दौरान में आई थी। यह भी कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध का। तो विश्व युद्ध के आर्थिक संकट वर्ष 1929 से 1932 का भी द्वितीय विश्व युद्ध पर व्यापक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़ा था। इससे भी इस महायुद्ध में दूरगामी परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आर्थिक महासंकट ने, जो कि वर्ष 1929 में शुरू हुआ और 1932 तक रहा। इस आर्थिक संकट के कारण ही जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ। यह यूरोप में फासिस्ट शक्तियों के उत्कर्ष में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इसने न केवल इटली तथा जापान में फासिस्टों को प्रोत्साहन मिला, अपितु यूगोस्लाविया, पोलैंड, पुर्तगाल, इन सभी देशों में तानाशाही का उदय हो गया
और तानाशाही का मुख्य उदय का कारण था विश्व के आर्थिक संकट, जो वर्ष 1929 में उत्पन्न हुआ और वर्ष 1932 तक रहा। फासिस्टों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण विश्व शांति को गहरी चोट पहुंची और इस आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप ही सशक्तिकरण की होड़ शुरू हो गई। जर्मनी में हिटलर के अधिकार में आ जाने के बाद सशक्तिकरण की नीति अपनाई और अन्य राष्ट्रों को भी प्रोत्साहन मिला। तो जर्मनी ने भी हिटलर के अधिकार में आने के बाद सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और इससे अन्य राष्ट्रों को प्रोत्साहन मिला। फिर फ्रांस भी क्यों पीछे रहे? फ्रांस ही सशस्त्रीकरण के इस होड़ में भला क्यों पीछे रहता? उसने भी खुलकर भाग लेना शुरू कर दिया और विश्व युद्ध के आर्थिक संकट ने बेकारी की समस्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अतः इस समस्या से स्वयं को बचाने के उद्देश्य से अन्य उद्योगों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के भी कारखाने खोले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अस्त्र शस्त्र की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और एक और फाशिस्ट शक्तियों की भी वृद्धि होने लगी। तो दूसरी ओर सशस्त्रीकरण में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी परिस्थिति ने विश्व युद्ध को जन्म दिया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। इस परिस्थिति ने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के समीप लाकर खड़ा कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में इटली के साथ घटी घटनाओं के कारण इटली के राष्ट्रवादी तत्व बहुत ही असंतुष्ट थे। कारण यह था कि मित्र राष्ट्रों के गुट की ओर से लड़ने वाला इटली युद्ध के उपरांत अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त कर पाया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की अपेक्षा उसे बहुत ही कम क्षेत्र प्राप्त हुआ। युद्ध के पश्चात गरीबी और बेरोजगारी बढ़ जाने के कारण इटली की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे यहाँ साम्यवाद का विकास हो गया। इसी विकट परिस्थिति में इटली में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हो रहा था जिसने तानाशाही के जरिए इटली में एक नए प्रकार की सुचारू शासन व्यवस्था कायम कर दी, जिसे फासिज्म कहा जाता है। जर्मनी में नाजिज्म और इटली में फासिज्म का उदय हुआ और इसका सूत्रधार था जर्मनी में नाजिज्म का हिटलर और इटली में फासिज्म का सूत्रधार बना मुसोलिनी, जिसने युद्ध की अनिवार्यता पर जोर दिया और राजनीतिक षड्यंत्रकारी तथा अपने विरोधियों को कुचलना शुरू किया। इस प्रकार इटली का वह अधिनायक बन बैठा। कौन? मुसोलिनी। इटली को एक नई दिशा दिखाई। ठीक उसी प्रकार जर्मनी के साथ भी वर्साई की संधि में जो अत्याचार हुए, जिसके कारण जर्मनी में आक्रोश की भावना भड़क गई और इटली की भांति जर्मनी में भी एक व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इसने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना की और नाजीवाद की स्थापना वर्ष 1919 में हुई। का निशस्त्रीकरण की नीति को त्याग कर सैनिकवाद की नीति को अपनाई। तो हिटलर ने सैनिकवाद की नीति अपनाई। हिटलर का नाजीवाद इटली के मुसोलिनी के फासीवाद के सिद्धांत से बहुत कुछ मिलता जुलता था और इन सब के आक्रामक तेवर ने ही विश्व युद्ध को एक महायुद्ध की ज्वाला में झोंक दिया। इन दो असंतुष्ट यूरोपीय देशों के अतिरिक्त एक अन्य एशियाई राष्ट्र जापान ने भी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सैन्य शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया। जापान की नौसेना में हुई वृद्धि को देखकर अमेरिका घबरा उठा और जापान ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर राष्ट्र संघ की निर्बलता सिद्ध करते हुए चीन के प्रदेश पर आक्रमण शुरू कर दिया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार देशों में जापान की साम्राज्यवाद नीति भी थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, फ्रांस
की तुष्टीकरण की नीति ने भी महायुद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दोनों देशों की तुष्टीकरण की नीति के कारण ही, तुष्टीकरण की नीति होती है आप सब कुछ देखकर चुपचाप रहें और सोचें कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों बोलूं, क्योंकि आप गलत देख रहे हैं। गलत को देखकर आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें कि मेरे साथ तो गलत नहीं हुआ है, मगर संपूर्ण विश्व के साथ गलत हो रहा था। तब विजयी राष्ट्र बिल्कुल चुप थे, खामोश थे। जैसे कि जब जापान अपनी नेवी को बढ़ाया और चाइना पे आक्रमण किया, तब सभी विजयी राष्ट्र चुप थे। फ्रांस और इंग्लैंड ने चुप्पी साधी, यानी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति ने भी महायुद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण के कारण ही फासिस्टों और नाजियों को बल मिला, क्योंकि ये लोग चुप थे। कई ऐसे मौक़ों पर इंग्लैंड और फ्रांस की भूमिका बिल्कुल उदासीन रही, जैसे स्पेन में गृह युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण हुआ, चेकोस्लोवाकिया के पतन के समय भी इंग्लैंड और फ्रांस में तुष्टीकरण की ही नीति का सहारा लिया, जिससे हिटलर को बहुत प्रोत्साहन मिला। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और शक्तिशाली देश चुप हैं, तो आप और गलत आराम से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हिटलर और मुसोलिनी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे फ्रांस और इंग्लैंड। अंत समय में इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की रक्षा के लिए जो नीति अपनाई, वही नीति ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के रक्षार्थ अपनाई जाती तो इस युद्ध को टालना संभव हो जाता। यानी कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के लिए जो नीति अपनाई जानी चाहिए थी, चेकोस्लोवाकिया टूट गया बाद में, वह नीति, जो नीति पोलैंड के लिए अपनाई गई, वो नीति ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के लिए नहीं अपनाई गई। अगर ये अपनाई जाती तो शायद इस युद्ध को टाला जा सकता था। इंग्लैंड और फ्रांस की इसी नीति के कारण अन्य राष्ट्रों का इन पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया। यहाँ तक कि सोवियत रूस का भी संबंध इनसे बिगड़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के होने में अहम भूमिका निभाई और संपूर्ण विश्व युद्ध को युद्ध की आग में झोंक दिया। हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण। इन कारणों में हमने देखा वर्साई की संधि, जो कि हस्ताक्षरित हुई 28 जून 1919 को। इसके अलावा हमने देखा आर्थिक संकट, जो शुरू हुई वर्ष 1929 से जो चली वर्ष 1932 तक, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देश हथियार इकट्ठा शुरू कर दिए और बहुत बेकारी उस समय उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा हमने देखा जर्मनी में हिटलर का उदय और नाजिज्म की स्थापना, नाजीवाद की स्थापना, और मुसोलिनी का इटली में उदय और साम्यवाद और फासिज्म यानी फासीवाद का उदय। इसके अलावा हमने देखा इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, हर मौके पर चुप रहना, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के मामले में वो चुप रहे। वो तब बोले जब पोलैंड पे आक्रमण हुआ, तो ये काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके अलावा हमने देखा राष्ट्रसंघ कई मामलों में चुप्पी साधे रहा, जबकि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था शांति स्थापित करना और युद्ध को रोकना। इसके अलावा एक अन्य कारण भी था कि गुटबाजी हो गई, जैसे कि गुटबाजी बनी किसकी, रोम, बर्लिन और टोक्यो धोरी, यानी कि RBT, और इसमें रोम यानी इटली की राजधानी, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, टोक्यो यानी जापान की राजधानी, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी बनी। और फिर मित्र राष्ट्रों का एक गुट बन गया, जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश आ गए। जापान भी अपनी नेवी को बढ़ाने लगा और नेवी की शक्ति को बढ़ा के इसने चाइना पे आक्रमण कर दिया, और राष्ट्रसंघ भी असफल रहा इस सबको रोकने में। तो हर किसी का अपना अपना उद्देश्य था और सभी गुट बनाकर एक दूसरे पर विश्वास खो दिए और शंकित नज़र से देखना शुरू कर दिए, और इन सभी कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध जो है अपरिहार्य हो गया, और सभी कारणों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया।